अगला पार्ट है जो चैप्टर 3 चल रहा है उसका पार्ट 7 पढ़ेंगे, यानी भूमंडलीय विश्व का बनना, यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आगे का भाग अपन पढ़ेंगे। देखो, विदेशों में भारतीय उद्यमी, यानी विदेशों में जो भारतीय उद्यमी है, काम करने वाले लोग, वो देखो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए अपने विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। तो विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ एवं फसलें उगाने के लिए वास्तव में पूंजी की आवश्यकता थी। अब देख लीजिए आप कि विश्व बाजार में खाद्य, यानी जो खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने पीने वाले, जैसे अपन को खाने में काम में लेते हैं, चाहे आपके गेहूँ जैसे चावल बाजरा, ये क्या है, खाद्य पदार्थ है, और तेल है, जितने भी आ रहे खाद्य पदार्थ में आएंगे। तो फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता होती है। तो खाद्य पदार्थ है उनके लिए क्या, अपन ज़्यादा फसल उगाने के लिए क्या पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता है। तो बड़े बागानों के लिए ना बाजार से, यानी बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता है, लेकिन छोटे किसानों का क्या होगा। अब बड़े बागान है, जो बड़े बड़े खेतों के जो मालिक होते हैं, उनको तो पैसे बैंकों से मिल जाए, लेकिन छोटे किसानों की हालत है, उसका क्या होगा। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। अब यहाँ से देखो, ये साहूकार है और ये महाजन है, यहाँ से ये उत्पत्ति होती है इनकी, कि साहूकार जैसे गांव में कोई बड़ा पैसे वाला लोग होता है, जैसे कोई आदमी या व्यक्ति है, तो उनसे पैसे लेते थे, और वो छोटे जो किसान थे उनसे पैसे लेकर वो खेती करते थे। यानी महाजन और साहूकार, ये आपको ध्यान रखना है कि छोटे किसान है, साहूकार और महाजन से वो अधिक ब्याज में उससे पैसे उधार लेते थे, और वो बदले में वो चुका नहीं पाते थे। ये हालत है कि ब्याज अधिक था, तो छोटे किसानों की हालत खराब थी। क्या आपने शिकारीपुरी, देखो, क्या आपने शिकारीपुरी, श्रोफ और नट्टू कोटई चेटियारी, देखो एक बार इसको हटा देता हूँ, कि क्या आपने शिकारीपुरी, श्रोफ, नट्टू कोटई चेटियारों के बारे में सुना है। ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यात उन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। ये देखो, ये जो नाम आ रहे हैं ना आपके, शिकारीपुरी, श्रोफ है, नट्टू कोटई चेटियारी के, तो ये दक्षिणी के, जैसे तमिलनाडु है, इधर के ये नाम है। तो मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यात मुखी उन्मुख खेती के लिए कर्ज उधार देते थे किसानों को। इसलिए ये, यानी इसलिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे, या यूरोपीय बैंकों के कर्जे लेते थे। या तो क्या अपने जेब से पैसे लगाते थे, और या क्या है, यूरोपीय बैंकों से ये कर्ज लेते थे। अब देखो आगे आप देख सकते हो, इनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। तो इनके पास जहाँ कहीं दूर पैसे पहुंचाने थे, उनकी एक अच्छी पद्धति थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यवसायिक संगठनों और क्रियाकलापों को देशी स्वरूप में विकसित कर लिया। तो यहाँ तक उन्होंने व्यवसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप को क्या विकसित कर लिया था। अब देखो, अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। अफ्रीका यूरोपीय उपनिवेशों के पीछे पीछे क्या है, भारतीय व्यापारी और महाजन भी वहां पर पहुंच गए थे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक निकले थे, तो ये भी आगे जा चुके थे। हैदराबादी जो सिंधी व्यापारी, बड़े व्यापारी थे ना, वो उपनिवेशों से भी काफी ज्यादा आगे निकल गए थे। अब देखो, 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए गए थे। यानी एम्पोरियम मतलब अपने जो केंद्र खोल दिए थे बड़े बड़े, है ना। और इन
दुकानों में सैलानियों को आकर्षित स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। तो इन केंद्रों पर क्या है, दुकानों में सैलानियों में जो बाहर से आते हैं उन लोगों को, घूमने फिरने वालों को, तो स्थानीय और विदेशी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती थी। यानी एम्पोरियम खोल दिए थे वहाँ पर, ये सैलानियों को क्या आकर्षित करने वाली स्थानीय और विदेशी कई चीज़ें वो मिल जाती थी। अब देखो ये एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या में भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। अब धीरे धीरे क्या है, इनकी संख्या भी बढ़ने लगी थी, जलपोतों मतलब जहाज, तो आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लगी थी। अब देखो आगे क्या होता है, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो देखो भारत की व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह उपनिवेशवाद जड़ें फैलाई थी, और वैश्विक व्यवस्था मतलब पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। अब देखो इस जो भारतीय कपास की क्वालिटी है वो महीन थी, अच्छी क्वालिटी की थी, और यूरोपीय देशों में क्या किया जाता था, निर्यात का मतलब क्या होता है, एक देश जैसे भारत देश है, अपन इंग्लैंड में कपास भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है, और इंग्लैंड से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका आयात हो जाएगा। तो ये क्या है, यानी भारत में पैदा होने वाली महीन कपास कहाँ भेजी जाती थी, यूरोप के देशों को भेजा जाता था। जैसे यूरोप की बात करें तो कहाँ पर, जैसे ब्रिटेन है ना, और इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये क्या है, यूरोपीय देश है। अब औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। यानी जो औद्योगिक, अपन बात करें औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधों का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए गए थे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की अपन बात करें तो 1750 में मानी जाती है। ये कहाँ से शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ से शुरू हुई थी, ब्रिटेन में। तो इन ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में वस्तु ये बढ़ने लग गई थी। अब देखो इस कारण उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वे कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। अब वहाँ के, अब बात क्या होती है कि यूरोप के है, यानी अपन बात करते हैं कि यूरोप के देशों ने ही रोक लगा दी कि भाई जो भारतीय कपास है ना, ये महीन कपास है, ये कपास यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे अपने वाली कपास बिक नहीं पा रही है, अपन बर्बाद हो रहे हैं, इसके लिए इस पर रोक लगा दीजिए ताकि अपन को ज़्यादा फायदा हो। क्योंकि क्वालिटी के मामले में भारतीय कपास क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। अब देखो ये चित्र भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस ऑफ लंदन में दे रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कार्यों के अंदर ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का देखो ये दे रखा है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए थे। यानी ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर क्या है, ज़्यादातर सीमा शुल्क का मतलब टैक्स लगा दिया था। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। अब क्या है, जो जो कपास है ना, भारतीय कपास अच्छी थी, क्वालिटी के मामले में महीन थी ब्रिटेन की कपास के मामले में। अब क्या है कि ये जो ब्रिटेन भारत से आयात करता था क्या, कपास, और महीन कपास आयात करता था। अब वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ पर विरोध किया गया कि भारतीय कपास पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए ताकि वो ब्रिटेन में न आ पाए। तो इसे कपास क्या है, कम आयात होने लगा था। टैक्स ज़्यादा लगा देंगे तो क्या है, वो देशवासी, ब्रिटेन वासी खरीद नहीं पाएंगे। अब देखो 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटिश कपड़ा उत्पादन दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। अब 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करें तो कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब यहाँ सुलह यानी जो सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण क्या है, ब्रिटिश बाजारों में जो भारतीय काम कर रहे थे कपड़ा बेचने का, या तो उनको क्या है कि वहाँ पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या होता है, आपस में टक्कर लेना वहाँ पर मार्केट में। जैसे आप कपास का उदाहरण ले सकते हो, कपड़े का ले सकते हो। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है
कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट की रुझान ने दिखाई देता है। यानी सूती कपड़े में निर्यात में क्या है, लगातार गिरावट आ गई। भारतीय क्या है, सूती कपड़ा ज़्यादा बनाते थे और हाथ से वो बनाते थे, तो इसकी वजह से यहाँ ब्रिटेन में ज़्यादातर औद्योगिक क्रांति हो गई, तो कपड़ा है ब्रिटेन में मशीनों से बनने लगा। इसके कारण सूती कपड़ा एक भारतीय प्राचीन उद्योग है। तो आपको पूछा जाए ना कि प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सूती कपड़ा सबसे प्राचीन। और इसमें क्या है कि गिरावट आ गई थी, ये ज़्यादा बिक नहीं रहा था। कारण क्या था कि औद्योगिक क्रांति की वजह से मशीनों से कपड़ा ज़्यादा बनने लग गया था। इसकी वजह से ये महंगा, ये भारतीय जो कपड़ा है वो महंगा था थोड़ा सा, इसकी वजह से, क्योंकि हाथ से बनाते थे, तो इसकी वजह से ये महंगा था, इसलिए बिक नहीं पा रहा था। अब सन 1880 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था। ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था, 30 था, जो 1815 में घटकर कितना हो गया, 15% रह गया। देखो एक बार उसको देख लीजिए आप। देखो 1800 के आसपास की अगर बात करें, एक बार इसको सही कर लेता हूँ कि 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था, 30% था। अब 1815 की बात करें तो कितना हो गया, केवल मात्र 15% रह गया। इसका मतलब भारतीय कपड़ा है वो ज़्यादा नहीं बिक पा रहा था। 15% की गिरावट हो गई थी यहाँ पर। पहले 30 था, देख लो 1800 के आसपास, और 1815 में कितना हो गया, 15% ही रह गया। और 1850 तक ये अनुपात केवल 3% रह गया। अब देखो 1870 के आसपास कितना, मात्र 3% हो गया। जो 30% था पहले, उसका कितना रह गया निर्यात में, केवल मात्र कितना हो गया, 3% रह गया। इसका मतलब भारतीय जो कपड़ा है उसमें काफ़ी गिरावट आई थी। फिर भी भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया, आंकड़े के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था। जो भी वस्तुएं भारत में बनाई जा रही उनका निर्यात है वो घटता जा रहा था। इतनी नहीं तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। तो कच्चे माल का निर्यात है वो बढ़ रहा है, क्योंकि कच्चे माल जैसे अंग्रेज है वो भारत से कच्चा माल ले जा करके और तैयार माल वही वापस भारतीय बाजारों में बेच देते थे। कच्चा माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 में 1871 के बीच कपास का निर्यात 5% से बढ़कर कितना हो गया, 35% हो गया। अब देखो 5% सीधी देखो कितनी छलांग लगाई, 35% हो गया। अब देखो आगे अगर बात करिए, देखो एक यहाँ चित्र दे रखा है ना, कुछ पशु है, कुछ व्यक्ति भी यहाँ खड़े हैं। देखो इसके बारे में क्या चित्र, ये सूरत और उसके आसपास के बहने वाली नदी दूर से दिखाई देने वाला दृश्य है। ये 17वीं सदी के दौरान 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिम भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। ये देखो पश्चिम भारत का समुद्री सूरत है। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। तो पश्चिम भारत का एक ये केंद्र था। आगे देखो अपन बातें करते हैं। तो देखो ये कितना प्रतिशत है, यानी 5% से कितना बढ़ गया, सीधा ही 35% है वो बढ़ गया था प्रतिशत तक, है ना। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, एक बार बड़ा कर लेता हूँ। कपड़े की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा था। तो रंगाई के लिए नील है, ये भी देखो अपन नील की बात करें तो नील भी भारतीय अच्छी क्वालिटी की थी, तो इसका भी बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा था। भारत उसका निर्यात कर, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में ये नहीं पढ़ाई था कि 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा था। तो 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाता है। भारत है वो 1820 में चीन को ज़्यादातर क्या करता था, अफीम निर्यात करता था। कुछ समय तक भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। तो अफीम है उनका हिस्सा ज़्यादा रहा निर्यात करने में। और ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी। अब देखो ये ब्रिटेन वासी क्या है, भारत में किसकी खेती कराती थी, अफीम की, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से उनको क्या है कि अफीम का काफ़ी फायदा होता था। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसे बदले में चीन से चाय और दूसरे पदार्थों को आयात किया जाता था। अब क्या है कि अफीम के बदले में अंग्रेज क्या लेते थे, क्या है, चीन से चाय मंगवाते थे और दूसरे पदार्थ का आयात किया जाता था। तो चाय भी मंगवा लेते, अन्य कई पदार्थ वो चीन से वो मंगवा लेते थे।
आगे देखो, 19वीं शताब्दी, देखो ये क्या हो गया, ये बीच में ये एक बार हटा देता हूँ उसको। तो देखो, यहाँ कर देता हूँ। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादन में बाढ़ आ गई थी। अब 19वीं शताब्दी भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादक, इसका अर्थ समझे ना आप, कि यहाँ पर ब्रिटिश ब्रिटेन में जो वस्तुएं उत्पादन यानी जिनका उत्पादन होता था, तो वो भारतीय मार्केट में उतार देते थे। तो इतनी वस्तुएं आ गई कि बाढ़ सी आ गई थी, यानी वस्तुएं वो काफ़ी भारतीय मार्केट में उतर गई थी। और भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे माल को निर्यात में इजाफा हुआ। अब देखो, ये आपको मुख्य चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि भारत है वो ब्रिटेन को क्या है और विश्व को क्या बेचता था, खाद्यान्न। क्या बेचता था, खाद्यान्न। ये बीच में क्या हो रहा है, यानी ये क्या बेचता था, खाद्यान्न बेचता था, है ना। ये खाद्यान्न और कच्चा माल, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी वस्तुओं में गिरावट आ गई थी, लेकिन भारत है से वो खाद्यान्न और कच्चा माल है निर्यात का इजाफा हुआ, उसमें क्या है कि बढ़त हुई थी, यानी खाद्यान्न और कच्चा माल है ज़्यादा निर्यात होने लग गया था। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ही ज़्यादा होती थी। अब क्या, ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजने वाले माल से कीमत बहुत ही यानी ज़्यादा होती थी। अब कारण क्या है कि वो तो मशीनों से वस्तुएं बनती थी, वो क्या है सस्ती होती थी, यानी भाई मिनटों में या कई अधिक वस्तुएं बन जाती थी मशीनों से। और भारतीय क्या हाथ से बनाते थे, उनको क्या है कि काफ़ी समय लगता था, मेहनत लगती थी, वो क्या है कि थोड़ी महंगी होती थी। अब इसकी वजह से यानी देखो, भारत में ब्रिटेन भेजने वाले माल की कीमत कीमत से बहुत ही ज़्यादा थी। अब ये जो ब्रिटेन वाली वस्तुएं क्या थी, सस्ती थी, और इसकी वजह से भारतीय उनको ज़्यादा खरीदते थे। और भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में ही रहता था, यानी भारत के साथ जो व्यापार होता था, अधिशेष, अधिशेष का मतलब उनको फायदा होता था, किसको, अंग्रेजी व्यापारियों को। उनका व्यापार है वो घाटे में नहीं रहता था, फायदेमंद ही रहता था। इसका मतलब ये है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा होता था। ये व्यापार जो भारत में करते था, उनको जो मुनाफा है वो किसको, ब्रिटेन को होता था। आगे देखिए आप, ब्रिटेन को होता था। अब देखो, ब्रिटेन इस मुनाफे से सारे यानी मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारी घाटे की भरपाई कर लेता था। अब ब्रिटेन है मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापार में, जो अगर दूसरे देश में ब्रिटेन कहीं व्यापार कर रहा है, वहां पर घाटा हो गया तो वो भारत में भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार मुनाफा कमा कर की जाती है। अब देखो, ये अंग्रेज कितने चालाक थे कि एक देश के मुकाबले दूसरे देशों ने घाटे की भरपाई, जैसे मान लीजिए वो व्यापार दूसरे जर्मनी या इटली या फ्रांस के साथ कर रहा है, वहाँ पर उसको घाटा हो गया तो वो भारत से भरपाई कर लेते थे। तो इस तरह वो मुनाफा कमाते थे। अब देखो, ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की। तो भारत ने 19वीं सदी का विश्व की अर्थव्यवस्था के यानी जो विश्व में अर्थव्यवस्था का जो योगदान है, उसमें भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब देखो, आगे अपन बात करते हैं। ये देखिए, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, यानी ब्रिटेन के व्यापार से जो भी मुनाफा होता था, उससे तथा कहते होम चार्जेज का निपटारा होता था। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, होम चार्ज है ना, ये बीच में क्या हो रहा है, ये देखो, अरे यानी होम चार्ज है ना, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि होम चार्जेज देशी खर्चे का निपटारा होता था। होम चार्ज का मतलब देशी खर्चे का,
यानी जो अंग्रेज यहाँ पर खर्चा लगता था उनका, वो खर्चा इससे निकाल लेते थे, है ना। अधिशेष जो लाभ होता ना, वो लाभ यहाँ अपना खर्चा है वो भारतीयों पर लाद देते थे, भारतीयों से निकाल लेते थे। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घरों में भेजी गई निजी रकम और भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थे। ये खर्चा वो भारतीयों से निकाल लेते थे। जो बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसर है उनकी पेंशन भी है वो निकाल लेते थे, और निजी रकम है। तो इस तरह वो भारतीयों को भारतीयों से ये जो पैसा है वो वसूल लेते थे। यानी बाहरी जो अफसर है उनके पेंशन का भी, और जो बाहरी कर्ज का जो ब्याज है वो उससे क्या है कि वसूले लेते थे। इस तरह वो भारतीयों से ही ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते थे। अब देखो एक ये आपके सामने ये मानचित्र दे रखा है, इसको ढंग से देखिए। देखो 17वीं सदी में अंत में भारत में शेष विश्व को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग है। तो देखो ये जो समुद्री मार्ग दे रखे है ना उस समय के, देखो लाल चिन्ह वाले तो ये जमीनी मार्ग है और हरी है समुद्री मार्ग से, है ना। तो बंदरगांव, ये देखो एक चिन्ह दे रखा है इसमें, ये चिन्ह ऐसा आपको बंदरगांव से होने वाले व्यापार दिखाएगा ना, ये दिखाई दे रहा है ना इसमें। देखो ये देखो एक बार उसको देख लीजिए, ये जैसे इस तरह का गोल चिन्ह देगा ये बंदरगांव को दर्शाएगा। जैसे ये बेंटम है ना, इस तरह देखो गोल गोल ये, और ये जो हरा लाइन दिखाई देगी ये समुद्री मार्ग है, और लाल चिन्ह वाला क्या है जमीनी मार्गों का। अब देखिए इसको आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब देखिए ये जो है इसमें आप देख सकते हो। देखो पहले बंदरगाह देख लीजिए आप, है ना। तो देखो ये कैप्टन है, नहीं क्या केटन है ये, है ना। ये बेंटम है, हुगली है। हुगली देखो कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है ना, हुगली अपने भारत का ये। और देखो इधर देखो ये सूरत है, ये कहाँ पर है गुजरात में है। ये कहाँ पर है गुजरात में। अब देखो मछलीपट्टनम, ये भी कहाँ है भारत में है ना। तो ये कहाँ है आपका, आपका इसमें जो मछलीपट्टनम है ये आपका इसमें आ जाएगा, जो तमिलनाडु है ना उसमें उसमें आ जाएगी मछलीपट्टनम। तो देखो ये भी इसी में है। और देखो मद्रास है ना, जिसको वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, चेन्नई, जिसको क्या कहते हैं चेन्नई। चेन्नई क्या है तमिलनाडु में। ये देखो मछलीपट्टनम क्या है, ये आंध्र प्रदेश में है मछलीपट्टनम, है ना। और मद्रास का है ये आपका चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। अब देखो और आप देखो भारत का देख लीजिए पहले, गोवा, ये भी देख लीजिए यहाँ व्यापार होता था। और देखो हिंद महासागर, ये देखो नीचे है ना, ये छोटा सा श्रीलंका है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो ये पाकिस्तान का लाहौर। अब देखो ये जो आपको देश देश ये लाइनें, ये कौन से, ये आपको जमीनी मार्ग दे रखा है ना, कि इससे व्यापार होता था यहाँ से। जैसे देखो अलेक्सांद्रिया, फिर देखो ये बुखारा है, यारकंद है ना, लाहौर है, ये चीन का विशाल दीवार है ना, सबसे विश्व की बड़ी दीवार है ये। और ये देखो आपकी यहाँ पर ये बसरा, ये भी देखो एक बंदरगाह है, फारस की खाड़ी है ये है। अब देखो ये है आपका लाल सागर, है ना। तो इससे देखो ये अफ्रीका महाद्वीप को ये अलग करता है, ठीक है ना। अब देखो ये लाल सागर है, ये मोम्बासा है। ये देखो ये कौन सा है आपको, ये जो मार्ग अभी दिखे है ना, ये आपका इसमें आ जाएगा। देखो अभी अभी अपन फटा है ये देख लीजिए, ये छोटा क्या हो गया, ये क्या हो गया बीच में ही। देखो इसको हटा देता हूँ। तो देखो ये अभी देखे ना अपन, देखो समुद्री मार्ग था, हरी जो लाइन देगी वो समुद्री मार्ग है, और लाल है जमीनी मार्ग। तो इसको आप एक बार देख लीजिए दोबारा। तो ये जो लाइनें देख रखी है, जैसे मोजाम्बिक है ये अफ्रीका का है, ये बोम्बास ये भी क्या अफ्रीका का है। तो ये क्या है आपका समुद्री मार्ग है, ये देखो ये
ये समुद्री मार्ग है। देखो यहाँ पर गोवा है, तो गोवा में देखो इस समुद्री मार्ग से जैसे ये लाल सागर से इस तरह आते थे। और ये भी देखो गोवा से मद्रास है, मछलीपट्टनम तक पहुंच जाते थे। फिर देखो ये भी यहाँ से हुगली से मलाक्का है, ये भी एक समुद्री मार्ग है। फिर देखो कैंटन है, ये भी ये समुद्री मार्ग है। ये भी देखो हिंद महासागर से बेंटम है। इस तरह वो व्यापार है जमीनी मार्ग से और समुद्री मार्ग दोनों से उस समय व्यापार होता था। तो इस तरह आप इस नक्शे को किताब में और ध्यान से देख लेना। तो धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। धन्यवाद।